अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक शुरू होने से पहले अपोजिशन की सियासी जमातों के दरमियान राब्तों, मुलाकातों, मुशावरती इजलासों का सिलसिला जो है ना वो अब शुरू हो चुका है। आज PDM की तहरीक के लिए नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। हम फैसला कुन जदोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। वोट की इज्जत और हुर्मत पामाल हुई है, इसके गवाह पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं। कारकुनों की जदोजहद के नतीजे में 72 साल के बाद मुस्लिम लीग का कल्चर बदल गया है। जुल्म, जबर और धांधली के सामने नून लीग खड़ी रही। धांधली के बावजूद नून लीग के टिकट होल्डर्स अपनी जमात के साथ खड़े रहे। मरीम नवाज ने कहा कि वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर ताबेदारों को लाया जाता है। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर लाकानूनियत, महंगाई और इंतकाम होता है। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर आईनी और शख्सी हुकूक पर हुकूमत का कंट्रोल होता है। नवाज शरीफ की आवाज़ तो आपने बंद कर दी, लेकिन नवाज शरीफ का मुकदमा घर घर और गली गली पहुंच चुका है। इसी पर मैं बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, अपोजिशन की 11 जमातों की APC, फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद, फिर नवाज शरीफ साहब की इदारों मुखालिफ तकरीर जिसमें वाज़े नज़र आया कि टारगेट और एजेंडा सिर्फ इस्टाब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, उन पर तनकीद करना, जिसमें उन्होंने वाज़े किया बल्कि कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। लेकिन आप देखें, रात की मौलाना की आप स्पीच देखें जो मरीम नवाज के साथ उन्होंने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। तो बात यह है, एक पार्टी कह रही है कि हमारा झगड़ा है इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, उसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है। दूसरी पार्टी कह रही है भाई हमारा तो किसी से झगड़ा नहीं है। तो फिर PDM की जो तहरीक है ये आखिर किसके खिलाफ है मीर साहब? देखें, आपने बिल्कुल एक सही सवाल उठाया है और इस चीज़ को बहुत से लोगों ने नोट किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कल रात को ये बात की है ना कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है और हम इदारों के साथ मुहाजरा करने नहीं आए। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो पहली तकरीर थी APC में, उसके बाद से मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, वो तो बार बार इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और इसके अलावा भी उनकी पार्टी के बहुत से रहनुमाओं के मैं नाम ले सकता हूँ जो ये बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने दूसरी तकरीर की, फिर उन्होंने तीसरी तकरीर की और तीसरी तकरीर के बाद पैमरा ने उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी। तो आज भी जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर थी उसमें उनका इशारा जो है वो अदलिया की तरफ था कि अदलिया जो है उसके बारे में वो कुछ शिकवा शिकायत कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि रात को जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि फौज के साथ मुस्लिम लीग नून की भी कोई लड़ाई नहीं और हमारी भी कोई लड़ाई नहीं, तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की भी तर्जुमानी कर रहे थे। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मैं कोई उसका तजिया नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन मेरी ये है कि कल जब मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर गए थे तो उस जाने से पहले उनके पीपल्स पार्टी वालों से भी राब्ते हुए थे, कुछ और जो PDM की जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते हुए थे। और मौलाना साहब जो है वो ये तय करके गए थे कि वहां जाके वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये बात करेंगे और अगर उनको मौका मिला तो मीडिया के साथ भी बात करेंगे। वो इस इंप्रेशन को जायल करना चाहते हैं, इस तासुर को जायल करना चाह रहे हैं कि PDM जो है वो किसी इदारे के साथ मुहाजराई की तरफ जा रही है। तो आपने पूछा कि फिर PDM का टारगेट क्या है, तो PDM का मकसद क्या है? तो मुझे लग रहा है कि नवाज साहब जो हैं उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि हमारी लड़ाई इमरान खान के साथ नहीं है बल्कि इमरान खान को लाने वालों के साथ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुन के ये लगता है कि उनकी लड़ाई, मौलाना फजलुर रहमान की लड़ाई जो है वो इमरान खान को लाने वालों के साथ नहीं है बल्कि इमरान खान के साथ है। सही। तो मीर साहब, फिर ये समझा जाए कि बयानिए में जो नरमी आई है, जो आप बात करें कि तासुर को जायल करने की कोशिश कर रही है कि झगड़ा किसी इदारे के साथ है, तो क्या फिर बयानिए में ये नरमी या U-टर्न कह लें कि नवाज शरीफ के साथ आप समझते हैं कि कंसेंसस से ये हो रहा है जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे मौलाना साहब की और नवाज शरीफ साहब की डिस्कशन का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे मौलाना साहब की मुस्लिम लीग नून के जो पाकिस्तान में रहनुमा है जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ और उनकी जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसका मुझे पता है। और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को बाकी इत्तेहादी जमातों ने यही कहा है कि हमने तहरीक इमरान खान के खिलाफ चलानी है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं चलानी। हाँ,
अगर इस तहरीक को रोकने के लिए कोई इदारा जो है वो आईनी हदूद से तजावज करता है तो फिर हम उस इदारे का नाम लेंगे, लेकिन जब तक ऐसी बात नहीं होती तो हमें किसी इदारे का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ऑपोजिशन की लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान के जमीनी हकायक के ज्यादा करीब है, और उसकी जो गुफ्तगू है उसमें आपको नजर आ रहा है कि वो जो एहतियात कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज का डर खौफ नहीं है, वो तो कुछ भी बात, कोई भी बात क्या कर लगता है कि वो तहरीक इंसाफ जिसने खुद 126 दिनों का धरना दिया, सिविल नाफरमानी की कॉल दी, आज ये हुकूमत में है, आपको लगता है कि पीटीआई वाकई ऑपोजिशन की जो एहतजाजी तहरीक है, लॉन्ग मार्च है या जो जलसे होने जा रहे हैं, वाकई कोई खौफजदा है हुकूमत इससे? आप किसी भी हुकूमत से अगर ये सवाल करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या ऑपोजिशन ने जो तहरीक का ऐलान किया है या जो ऑपोजिशन के जलसे जुलूस हैं उससे आप खौफजदा हैं, तो हर हुकूमत यही कहेगी कि हम खौफजदा नहीं हैं। जैसा कि जब इमरान खान साहब ने 2014 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे तो कोई खौफ नहीं है। इसी तरह आज इमरान खान साहब जो हैं वो वही बात कर रहे हैं कि मैं तो कोई खौफजदा नहीं हूं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने अभी तक मरकज में और पंजाब में कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे ये लगता है कि वो न सिर्फ खौफजदा हैं बल्कि वो बुखलाहट का शिकार हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि थाना शादरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के 40 से जायद जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 10 खवातीन शामिल हैं और 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं और आज़ाद कश्मीर का मुंतखब वज़ीर आज़म शामिल है, वो बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। 124A की दफा उसमें आपने लगा दी और उसके बाद पहले वज़ीर आज़म ने उससे ऐलान ला तल्की किया, उसके बाद गवर्नर पंजाब ने उसकी मजम्मत कर दी और फिर लाइन लग गई। हुकूमत के तमाम वज़रा जो हैं वो कहना शुरू हो गए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जबकि लाहौर पुलिस के तर्जुमान ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने उस मुकदमे को ओन किया। और लाहौर पुलिस का सरबराह कौन है, सीसीपीओ कौन है? उमर शेख, जिसके बारे में थोड़े दिन पहले पूरी कौम कह रही थी कि इसको हटाएं क्योंकि इसने कुछ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की जो एक विक्टिम औरत थी उसके बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज कहे। उसके बाद बार बार इन साहब ने माफी भी मांगी। वो साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम इस मुकदमे को ओन करते हैं, हमने ये मुकदमा जो है ये आइन और कानून के मुताबिक दर्ज किया है, बाकी सारी हुकूमत ऐलान ला तल्की कर रही है। तो ये क्या है? तो हामिद मीर साहब, बशीर मेमन के जो इंकशाफात हैं, ऑपोजिशन इस पर अब जाहिर है इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रही है। आज भी मरियम नवाज ने कहा कि आप ढोल बजाएंगे तो बशीर मेमन के इंकशाफात की आवाज़ आएगी। तो ये जो नून लीग भी इल्ज़ामात लगा रही है कि जो कुछ ऑपोजिशन के खिलाफ हो रहा है ये सिर्फ हुकूमत के कहने पर हो रहा है, तो बशीर मेमन के इंकशाफात के बाद आप समझते हैं कि नून लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, हुकूमत पर इल्ज़ामात है, इसको तक़वियत मिलती है? देखें, बशीर मेमन साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, उस ज़माने से जानता हूँ जब वो एसपी और एसएसपी रहे और वो इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी में भी वो खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन कुछ वाक़यात का मुझे भी पता है। बशीर मेमन साहब ने जो बातें की हैं मैं उसको उस पर मुझे कोई शक नहीं है, वो सही कह रहे होंगे। लेकिन हर मामले की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पे डालना ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मसलन मैं आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ, एक वाक़या जो जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब खान साहब की हुकूमत आई तो उसके कुछ ही अरसे के बाद एक एंकर हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उनको FIA ने एक केस में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब गिरफ्तार हो गए, उनको हर पेशी पे FIA हथकड़ी लगाकर अदालत में लेके जाती थी। तो एक दिन शाहिद मसूद साहब ने मुझे पैगाम भेजा किसी के जरिए कि यार मुझे आप आके जेल में मिल तो लें। तो मैं एक और दोस्त के साथ अडयाला जेल गया उनको मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी दर्दनाक दास्तान सुनाई कि किस तरीके से FIA उनको विक्टिमाइज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ करें। खैर हम वहाँ से निकले और हमने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा कि हम आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं उसके अगले ही दिन इमरान खान साहब ने मुझे बुला लिया। तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनका जो दफ्तर है, वज़ीर आज़म ऑफिस जो है, वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा जी कि इस तरीके से डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार किया गया और FIA जो है उनको हथकड़ियाँ लगा के तो कोर्ट में पेश करती है, तो जो बाकी सियासतदान जिनको गिरफ्तार किया हुआ है उनको तो आप हथकड़ी नहीं लगाते। तो इमरान खान साहब बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा डॉक्टर शाहिद मसूद गिरफ्तार है? मैंने कहा जी गिरफ्तार है। अच्छा, तो उन्होंने फौरन
उसी वक्त मेरे बैठे बैठे बशीर मेमन साहब के साथ उन्होंने बात की। अच्छा। तो अब वहां पर कुछ और भी लोग थे जो इस सारे वाक़े के गवाह हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब थे, मरहूम नईमुल हक साहब थे, एक और भी साहब थे वहां पर। तो अब जब मेरी सारी बात तफसील के साथ हुई तो मैं भी इमरान खान साहब को काफ़ी जानता हूं। तो जब इमरान खान साहब जो हैं वो बशीर मेमन साहब से बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब को वाकई नहीं पता। तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी देखिए, मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप शाहिद मसूद साहब को छोड़ दें। हाँ। अगर शाहिद मसूद साहब ने कोई जुर्म किया है, कोई उन्होंने गलती की है, तो वो उनको कोर्ट छोड़ेगी। मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो FIA वाले उनको हथकड़ी लगाकर उनको अदालत में करते हैं तो कुछ उनका ख्याल करें, उनको हथकड़ी लगा के पेश ना करें, अदालत में उनको पेश करें, ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद शाहिद मसूद साहब की पेशी थी अदालत में। पहले उनके एक हाथ में हथकड़ी लगा के पेश करते थे। जब मैंने इमरान खान साहब से बात की उसके बाद शाहिद मसूद साहब के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा के उनको पेश किया। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इमरान खान साहब ने तो हमारे सामने इनके साथ बात की थी, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि पहले एक हाथ में हथकड़ी थी, फिर 2 हाथों में हथकड़ी हो गई। तो बशीर मेमन साहब को ये प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं कहा था, किसी और ने कहा होगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, ये तो बात अब वाजे हो रही है, सामने नजर भी आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक सख्त बयानिए को लेकर चल रही है। पहले भी मरीम नवाज साहिबा ने कहा और कल रात में भी कहा कि मेरा और नवाज शरीफ साहब का जो बयान है इसका बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। उसके बरक्स मौलाना साहब ने रात को कहा कि हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। अब रह जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो किसके बयानी के साथ खड़ी है, नून लीग के बयानी के साथ, या जो मौलाना कह रहे हैं भाई हमारा तो किसी इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं हमारा झगड़ा इमरान खान के साथ नहीं है, उनको जो लेके आए हैं उनके साथ हैं। PDM की तहरीक, आप लोग उसमें शामिल है, इत्तेहाद में है, किसके खिलाफ हो रहा है ये सब कुछ जनाब? की गुजारिश ये है कि इन सवालों का जवाब तो हम बहुत दफा दे चुके, आज फिर दे देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल ये सवाल एड्रेस हो जाने चाहिए। मैं आज फिर आपको उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। खैर देखिए, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। कुछ बातें वो कर रहे हैं जो माजी का है, तारीख है, कि फलां साल में ये हुआ, फलां साल में ये हुआ, फलां हुकूमत में ये हुआ, फलां अफसर ने ये किया, फलां इदारे ने ये किया, और वो तल्ख, उनके साथ तल्खियां हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बुनियाद पे वो बातें कर रहे हैं। उसको अगर कहा जाए कि जी वो इदारे के ऊपर हमला है, तो वो तो पूरी तारीख है। वो तो खुद फौज के जो अपने अफसर्स थे, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान की अदालतों में केसेस हुए हैं, उन अदालतों में लोगों ने जाके अपने केसेस के अंदर जो जजमेंट्स आई हैं वो बड़ा खुले तौर पे पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल में जो मदाखलत का जिसका सवाल है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो है पास्ट, वो है इवेंट्स। अगर किसी ने उसको रिजेक्ट करना है तो वो उसको रिबट करे कि जी ये खिलाफ वाकया बात है, या ये बताया जाए कि वो कौन सी बात है जो दुनिया को पहले इल्म नहीं थी, अब मियां नवाज शरीफ ने खोल दी है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा आ गया है कि उन पे गद्दारी के फतवे लगने शुरू हो गए हैं। अच्छा, दूसरा उनका जो पहलू है वो है कि जी वो आइंदा क्या चाहते हैं। हाँ। आइंदा वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आईनी हुक्मरानी हो, फौज और एजेंसियां सियासी अमल में मुदाखलत ना करे, वो अपना आईनी रोल अदा करें, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत आए जो इस मुल्क को लीड करे, वो मसाइल का हल करे, और आइन के अंदर दर्ज जो सारे इदारों का, सारे महकमों का जो रोल है, जो डिफाइंड है, उसके अंदर रह के सारे अपना अपना रोल अदा करें। अब ये कोई एजेंडा ऐसा नहीं है जिसको कोई भी ज़ी-शऊर उससे इनकार कर सके। पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से ये लड़ाई लड़ रही है, और ये बात इसीलिए हमारे खिलाफ एक सोच पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे आइन बनाने का, आइन को बचाने का, आइन के ऊपर अमल करके चलने का
और रियासत को एक फेडरेशन के तौर पर चलाने का, सियासत के अंदर मुदाखलत का रास्ता बंद करने का, इलेक्शन ना छीने जाएं, ये पीपल्स पार्टी तो नहीं पिछले 50 साल की स्ट्रगल में है। सही। तो बाकी दोस्तों ने भी कोशिश की है, वो अपने वक्त से, अपने तजर्बे से सीख लिया है और अब वो भी इस पे आ गए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। सो हमें किसी के बयानिए के ऊपर क्या खड़ा होना, हम सबका बयानिया अब वो हो गया जो पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से डिमांड कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। इसका मतलब तीनों जमातों का बयानिया है कि आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल रात को मौलाना साहब ने एक बात की कि 26 नुकात पर मुश्तमिल जो APC का तफसीली एलामिया है ना, इसमें वजाहत वो चाहते हैं, वो कहते हैं कुछ पॉइंट्स की वजाहत कर दी जाए, लेकिन उन्होंने ये वाजे नहीं किया। लेकिन हमें भी पता है, सब जानते हैं कि जब उन्होंने पिछले साल भी धरना दिया था, वो इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, ना मुस्लिम लीग नून मानी, ना पीपल्स पार्टी मानी। अब भी APC के एलामी में ज़ाहिर इस्तीफ़ों पर तो बात हुई है, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर कहाँ पर खड़ी है? आप लोग चाहते हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए, और वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं? कायरा साहब, देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जो एलामिया है वो सबका मुश्तरका है और मौलाना ने पढ़ा है और उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिबेट होने के बाद एलामिया बनते हैं, वैसे नहीं बनते। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम एलामिया में भी लिखा है कि हम असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर, सड़कों पे तहरीक की सूरत में, जलसों में, जुलूसों में, रैलीज में इस हुकूमत को दबाव में लाएंगे और उस प्रोसेस के अंदर अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इस्तीफे भी एक ऑप्शन है, वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई थी और अप्रोप्रिएट टाइम पे ये फैसला हो जाएगा। कुछ दोस्तों का मीडिया के अंदर ये डिबेट है, ये ख्याल करते हैं वो जर्नलिस्ट कि पीपल्स पार्टी ये काम इसलिए नहीं करेगी कि पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर हुकूमत है, वो हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे हैरानगी होती है कि जो दोस्त इस तरह की डिबेट करते हैं वो बिल्कुल खिलाफ हकीकत तो चीजों को उधर उस तरह देख ही नहीं रहे जो हकायक है। हकायक क्या है? पाकिस्तान के अंदर उनके माजी का जो तजर्बा है या उनके पास जो माजी का मेमोरी है वो ये है कि माजी में जब भी हमारी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई, खराब उनको अलग किया गया, असम्बलियां तोड़ी गई, तो जिस हुकूमत को तोड़ा गया इस मुल्क के ताकतवर सारे दूसरी तरफ खड़े हो गए, अपना पलड़े दूसरे में बदल डाल दिया, तो लोगों का तासर दिया गया कि अब तो वो जमात आएगी। लिहाजा उसका साथ लोगों का रवैया बन गया, उसको वोट पड़ गए, वो जमात जीत जाती थी। अगर ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां हम हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं, हम कितने कामयाब होते हैं ये तो हालात बताएंगे। हमें क्या मसला होगा अगर हम इस हुकूमत को गिरा के नए इलेक्शन कराते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाते हैं, तो हमसे पहले से ज्यादा सीटें लेंगे, हमसे पहले से ज्यादा वोट लेंगे, तो फिर क्या मसला है हमें वो इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये फैसला उस वक्त होगा जिस तरह मीडिया वाले दोस्तों को पता है ना, आप खबर का काम करते हैं, आपको पता है कौन सी खबर किस तरह देनी है, किस वक्त जारी करनी है, उसके किस तरह महीने निकालने हैं या उसकी वर्डिंग कैसे करनी है। इसी तरह ये सियासत के अंदर जो चीजें, जो फैसले करने हैं वो कब करने हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है, इसलिए सियासी जमातें इस पे अपना फैसला करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया है। आलमी बैंक की जानिब से जारी जनूबी एशिया इकनॉमिक फोकस रिपोर्ट में पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा गया है कि आइंदा माली साल में पाकिस्तान की तरक्की की शरह खित्ते में सबसे कम होगी। आइंदा माली साल में अफगानिस्तान की शरह नमू 2.5%, मालदीव की 9.3%, श्रीलंका की 3.3%, बांग्लादेश की 1.6% और भारत की गुज़श्ता माली साल मनफी 9.6 से बेहतर होकर 5.4% हो जाने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तान की शरह तरक्की 0.5% रहने की उम्मीद है, जो कि गुज़श्ता 3 सालों में 4% थी और पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों में मुश्किलात का सामना
करना पड़ सकता था। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के दोबारा उभरने से तरक्की की शरह को जो है वो मजीद खतराक लाक हो सकते हैं, जबकि टिड्डी दल और बारिशों से ग़ज़ाई क़िल्लत भी जन्म ले सकती है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में सबसे तशवीशनाक जो बात की गई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में बदतरीन इजाफे का भी इम्कान है। ये भी हम आपको नाज़रीन बताएं कि हुकूमत ने जारी माली साल में तरक्की की शरह 2.1% मुकर्रर की थी। इससे पहले IMF ने जून में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 1% रहने की पेशगोई की थी। अब सवाल यह है कि हुकूमती दावों में और आलमी मालियाती इदारों के जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, इसमें आखिर इतना फ़र्क क्यों है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि गुज़श्ता महीने सितंबर में महंगाई की शरह 9% तक पहुंच गई, जो कि अगस्त में 8.2% थी। गंदम की कीमत में एक ही माह में 5% तक इजाफा हुआ, जबकि अशिया खुर्नोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि IMF ने भी कर्जे की तीसरी किस्त के लिए शर्त आयद की है कि हुकूमत बिजली, गैस और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी है इसको ख़त्म करे। जबकि हुकूमत ने जारी माली साल में मुख्तलिफ शोबों के लिए 209 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है, जिसमें तवानाई के शोबे के लिए 150 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब, सस्ती गंदम के लिए 13 अरब रुपए, मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी 30 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस किए गए हैं। अगर हुकूमत IMF की शर्त मानकर सब्सिडी ख़त्म कर देती है तो यकीनी तौर पर महंगाई का नया तूफान आएगा और आवाम की कुव्वत खरीद जो है ये मजीद गिर जाएगी, मजीद कम हो जाएगी, गुर्बत में इजाफा होगा और ये सूरत हाल न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि महंगाई से तंग आवाम को सड़कों पर निकालना फिर अपोजिशन के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हुकूमती दावे ये हैं कि मईशत के तमाम एशारिये जो हैं वो मुस्बत है, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि दिन ब दिन महंगाई क्यों बढ़ रही है, जबकि आज ही नेपरा ने बिजली की कीमत में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया, जिससे आवाम पर 10 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम ये बोझ भी बर्दाश्त करेंगे और बिजली महंगी होने की वजह से जो अशिया की कीमतों में इजाफा होगा वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आवाम को। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। डॉक्टर साहब, आलमी बैंक की रिपोर्ट कि आइंदा 2 सालों में पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे का इम्कान है, कितनी ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब? क्या इसको यही समझा जाए कि ये कोरोना के असरात है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो इकदाम उठाए उससे मईशत शदीद मुतासर हुई है, इक्तिसादी सरगर्मियाँ जो सुकड़ी हैं या जो इंडिकेशंस दी जा रही हैं आलमी इदारों की तरफ से, ये सब दुरुस्त है? देखिए, आपने बार बार जिक्र किया है गुर्बत का, आपने बार बार जिक्र किया है महंगाई का। ये 2 बीमारियां जो हैं, महंगाई की बीमारी और गुर्बत की बीमारी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में गरीब लोगों की बीमारियां हैं। गरीब लोगों की बीमारियों के मुतालिक जो है वो ना तो हमारा मीडिया कुछ ज़्यादा बात करता है, ना अपोजिशन को कुछ ख्याल है और ना हुकूमती पार्टी जो इस वक्त पावर में है वो कुछ बात करती है। मीडिया ने, अपोजिशन ने, हुकूमती जमात ने, आप देखिए पूरा सितंबर का महीना जो है वो इस बहस में गुजार दिया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किसको बुलाया, क्या बात हुई, क्या मरियम नवाज साहिबा का जिक्र आया, क्या नवाज शरीफ साहब लोगों को सड़कों पे ले आ सकते हैं। अक्टूबर का महीना पूरा गुजर रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने के दौरान के FIRs काटी गई, किसको तमगे दिए गए गद्दारी के। जो बातें आप कर रही हैं महंगाई की और गुर्बत की, ये किसी की तरजीह में नहीं आ रही। ये गरीबों की बीमारी है, ये वुज़रा की बीमारी नहीं है, ये पाकिस्तान में उमरा की बीमारी नहीं है। जब तक ये लोग जो फैसला साज शख्सियात हैं, जब तक वो इन प्रॉब्लम्स को सामने नहीं लाएंगे तो मुझे कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। गुर्बत भी मजीद बढ़ती चली जाएगी, महंगाई मजीद बढ़ती चली जाएगी और तीसरी बीमारी जो है जिसका आपने जिक्र नहीं किया वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी मजीद बढ़ती चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब, 3 सालों में जो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 2 साल गुजर गए हैं, तो 3 सालों में कोई ये दावे आपको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो हमने नए शहर बसाने हैं, लाहौर में एक नया शहर बसाने जा रहे हैं, दूसरा कराची में बसाने जा रहे हैं। देखिए, हमने तरजीह देनी है सिर्फ और सिर्फ सियासी मामलात को। 2 से 2.5 हज़ार पाकिस्तानी खानदान हैं जो सियासत में इन्वॉल्व हैं, बाकी जो 3 करोड़ खानदान हैं उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है।
उनके प्रॉब्लम्स हैं, ये आलू की कीमत बढ़ जाना, ये आटे की कीमत बढ़ जाना, ये टमाटर की कीमत बढ़ जाना। अब मैं हैरान हो गया कि मैंने जो हुकूमती इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो सितंबर 2020 की उसने फिगर्स दी हैं, सितंबर 2019 के मुकाबले में आलू की कीमत में इजाफा हुआ है 67%, टमाटर जो है वो 52% बढ़ा है, गंदुम 42% बढ़ी है। आप यकीन कीजिए कि मुझसे मेरी बीवी ने पिछले 15 साल से कभी आटे की कीमत का जिक्र नहीं किया। अब वो खरीद के लाई है तो वो कह रही है कि 85 रुपए फी किलो चक्की का आटा उन्होंने खरीदा है, जो 2 साल पहले 45 रुपए का था। अब जो नॉन चक्की है, जो आम आटा है, वो 35 से 36 रुपए किलो बिक रहा था आज से 2 साल पहले, और आज उसकी कीमत 65 रुपए है। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो किस तरह अफोर्ड कर पाते हैं। आमदन आप देखिए कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों की औसतन आमदन मुसलसल गिरती चली जा रही है, और कीमतें जो हैं, अब अद्वियात की कीमतें देखिए, दुनिया भर में जब कीमतें चढ़ती हैं तो बात होती है 5% की, 10% की। हमारे यहाँ बात होती है 200% की, 250%। बिल्कुल, आपने गैस तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो हुकूमत माली साल के टारगेट्स को सेट करती है, ये क्या सोचकर सेट किया जाता है? अब हुकूमत ने जारी माली साल में तरक्की की शरह 2.1% मुकर्रर की थी। इससे पहले IMF ने जून में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 1% रहने की पेशगोई की थी। फिर आप देखें कोविड आ गया, ये सारा पेंडेमिक। तो क्या चीज़ों को मद्देनजर रखकर हुकूमतें जो है ना वो ऐसे टारगेट को सेट करती हैं जो अचीव नहीं कर सकती? देखिए, हुकूमत का इस वक्त तो मैं समझ रहा हूं कि तकरीबन 90% फोकस जो है वो नॉन इश्यूज के ऊपर है। हाँ। वो सियासी मामलात हैं। ये आटे की कीमत और जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि GDP की ग्रोथ क्या होगी, हाँ। कितना इजाफा होगा या कमी होगी, इसके मुतालिक तो कोई पॉलिसीज बनाने वाला इस वक्त सोच भी नहीं रहा। हाँ। इस वक्त तो सारा फोकस है वो सियासत के ऊपर है। और मुझे परेशानी इस चीज की है कि अब अगले 8 हफ्ते में जो स्केड्यूल है अपोजिशन जमातों का वो सामने आ गया। उन्होंने गुजरांवाले से शुरू होना है और फिर लाहौर में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसके बाद एक लॉन्ग मार्च होगी। इसी के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो IMF के साथ नेगोशिएट कर रही है। IMF कह रही है कि भाई आप टैक्सेस का बोझ भी बढ़ाओ, आप बिजली के रेट भी बढ़ाओ, खत्म करें, कम करें। तो ये कैसे मामला चलेगा? जो 2 साल पहले की फिगर्स हैं, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे। तकरीबन 30% आबादी बनती थी 2 साल पहले। अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 41% आबादी पाकिस्तान की शराय गुर्बत से गिर गई है। यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। आप सोचिए कि 9 करोड़ इतना बड़ा नंबर। आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। जो IMF ने तीसरी किस्त के लिए शर्त रखी है कि गैस, बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी देनी है उसको कम किया जाए, या हुकूमत जो दे रही है, आपको लगता है कि ये शर्त मानना हुकूमत की मजबूरी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं? और हमें आपको सबको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मजीद जो है ना वो महंगाई बढ़ने वाली है। देखिए, इसके अलावा चारा है हुकूमत के पास अगर वो करना चाहे तो। IMF को हम कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते कि IMF के कहने हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए। IMF ये कहता है कि आप जो 1100 अरब का आपने पिछले 2 सालों में गर्दिशी कर्जा बढ़ा दिया है उसको कम करें। अब हुकूमत को चाहिए कि वो चोर के पीछे जाए, वो चोरी कम करे। वो IPPs के साथ जो हमें बताया गया था MOU हो गया है, रेट्स रीनेगोशिएट हो गए हैं और बिजली के जो टैरिफ है वो नीचे आ जाएंगे। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि वो टैरिफ ऊपर जा रहे हैं। अभी शायद आप ही ने कहा कि वो 83 पैसे फी यूनिट तो उन्होंने आज या कल बढ़ाए हैं। तो चारा जरूर है, ये नहीं कहा जा सकता कि IMF के कहने पे ये हम काम कर रहे हैं। IMF कहता है आप अपना खसारा कम करें, आप सब्सिडीज देना बंद करें, अब चोरी रोकना और जो हमारे बिल्स पेमेंट नहीं हो रही उसको वसूली, ये तो IMF का काम नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सईद मेरे साथ है। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफगान अमन अमल के सिलसिले में अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक साइड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक की सरजमीन कोई गिरोह किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। इस सिलसिले में अफगान अमन अमल के लिए मुंतखब अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिफारतकारी में भरपूर मददगार रहे हैं और अब अमरीका अंदरूनी अमन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान एक साइड एग्रीमेंट चाहता है, जिसकी कामयाबी पर पाकिस्तान को इक्तसादी मराद भी दी जाएंगी। इस सिलसिले में अफगानिस्तान की मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला भी अपने 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर कह चुके कि हम खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं, जिसमें कोई दहशतगर्द गिरोह ना हो जो हमारे हमसायों को नुकसान पहुँचाए। अब्दुल्ला का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस में सहूलतकारी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जबकि पाकिस्तान का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफगान अमन अमल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है और जंग जो है ये मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सरपरस्त नहीं, दोस्त मुल्क बनकर रहना चाहता है और दोनों ममालिक को अमन के साथ रहकर मुश्तरका मुस्तकबिल को तामीर करना है। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का जो किरदार है इसको पूरी दुनिया सराहती है। आपको ये हम बताएं कि तालिबान और अमेरिका में होने वाले मुआहदे के 2 अहम नुकात थे, जिनमें गैर मुल्की अफवाज का इनखला और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ शामिल था। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ गुज़श्ता महीने की 12 तारीख से हो चुका है, जबकि अमरीकी फ़ौज के इनखला के हवाले से आज अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इस साल क्रिसमस तक अमरीकी फ़ौजी अपने घर पहुँच जाएँ। लेकिन अमरीका के तालिबान से तयशुदा मुआहदे के मुताबिक अमरीका ने 2021 के वस्त तक तमाम गैर मुल्की अफवाज के इनखला का वादा कर रखा है, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी का ये कहना है कि अफगानिस्तान में 20 साल से जारी जो जंग है इसकी बसात को महज 20 दिनों में नहीं लपेटा जा सकता। तालिबान जुर्रत का मुजाहरा करे और कौमी जंगबंदी का जो है ना वो मुजाहरा करे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल नाजरीन अमन से वाबस्ता है, एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के तमाम फ़रीक़ैन और जमातों के दरमियान बाकायदा डायलॉग हो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान बाहमी एतमाद एहतराम की फ़ज़ा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पर बात करूँगी। सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपका। रहीमुल्लाह साहब, आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग बंदी नहीं हो रही है? आप देखिए सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले भी किए जा रहे हैं, क्या ये भारत सूरत हाल ख़राब कर रहा है? आज पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से वाज़े किया है कि भारत TTP और जमातुल अहरार जैसी कलअदम तंजीमों को पाकिस्तान के अस्करी और सिविल अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जो है वो दहशत गर्दी कर रहा है सरहद पार से। तो ये जो एक फिर बदएतमादी की जो फ़ज़ा पैदा हो रही है, उधर से जंगबंदी नहीं हो रही है, हमारे ये कंसर्न्स हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़, तो कैसे अमन कायम होगा अफ़गानिस्तान में? रहीमुल्लाह साहब देखिए, ये मेरे ख्याल में एक मजमूई तौर पर एक मुआहिदा करना पड़ेगा। एक तो तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पेशरफ बहुत जो है वो स्लो है, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और कुछ उसूलों के ऊपर मामला तय पा गए हैं और उसका जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है या एजेंडा है या जो इसके ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो गया है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी हमेशा तकरीबन ख़राब रहे हैं, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। और ये एक उसूली तौर पर तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी की सरजमीन दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता रहा है, उसको रोकना है। लेकिन जब तक उस मुल्क में हुकूमत मजबूत नहीं होगी, जब वहाँ पे अवाम की मुंतखब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, तो कमज़ोर हुकूमत फिर ऐसे लोगों का हाथ नहीं रोक सकती। सही। और अफ़गानिस्तान में हुकूमत बहुत कमज़ोर है। अगर मुआहदा हो भी जाए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, अगर अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, वहाँ पे तालिबान हुकूमत का हिस्सा ना हो, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि वो अफगानिस्तान इसी किस्म का मुआहदा अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक साइड एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए, ये तो अमेरिका की ख्वाहिश है, अमेरिका की मर्जी से तो सब कुछ नहीं होगा। ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान खुद फैसला करेंगे
और दोनों के मफाद में है कि उनकी सरजमीन दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और मेरे ख़्याल में दोनों मुल्क जो हैं उनके अवाम ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत अफ़गानिस्तान में कौन कर रहा है और पाकिस्तान में कौन कर रहा है, और क्या ये हुकूमतें अपने फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करवा सकती हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर तो 42 साल से जंग हो रही है और इन 42 साल में वहाँ पे कोई मजबूत हुकूमत सामने नहीं आई। तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, ये जो एग्रीमेंट है, जिस मुआहदे की बात की जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होना चाहिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ज़ाहिर चाहते हैं कि दोनों ममालिक की जो सरजमीन है एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्द जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, नहीं होनी चाहिए। ये इंट्रा अफगान डायलॉग से पहले ही आप समझते हैं मुआहदा होना ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल में सबसे अहम जो इस वक्त मामला है वो तो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं जो दोहा में हो रहे हैं, 12 तारीख से शुरू हुए, और अगर उसमें पेशरफ्त होती है, तालिबान अगर इस सियासी निज़ाम का हिस्सा बनते हैं, आगे जाकर जंगबंदी होती है, तो फिर बाकी मामलात मेरे ख्याल में तय हो सकते हैं। और वैसे भी आप देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राब्ते जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। अभी अब्दुल्ला पाकिस्तान आए थे और अशरफ गनी भी इससे पहले आ चुके हैं। अब्दुल्ला तो 12 साल के बाद आए थे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो सोच है उसमें तब्दीली आई है। पहले वो बड़े पाकिस्तान मुखालिफ थे, अभी वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सफारतकारी जो है उसका फ़ायदा हो रहा है और ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जो हैं, आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कि ये कामयाब हो जाए? और इनकी कामयाबी आप समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे जुड़ी है? देखिए, वहाँ पे जो इस वक्त मामलात जो बड़े ही मुतनाज़े हैं और जिनके ऊपर पेशरफ नहीं हो रही, एक तो अफ़गान हुकूमत और अमेरिका का मुतालबा है कि तालिबान जंगबंदी का ऐलान करें। बिल्कुल। तालिबान फ़िलहाल ऐसा नहीं कर रहे। अफ़गान हुकूमत कहती है अगर मुकम्मल जंगबंदी नहीं करनी तो आप अपने काम कर दें। तालिबान उसके बारे में गौर कर रहे हैं और तालिबान का ये मुतालबा है कि ये फैसला पहले होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे शरई निज़ाम होना चाहिए, आइन में तरामीम होने चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत बन जाए, यानी अशरफ गनी की हुकूमत की जगह एक न्यूट्रल हुकूमत बन जाए, जो अशरफ गनी नहीं मान रहे। तो काफ़ी मुतनाज़, काफ़ी इख्तलाफी मसाइल हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है पेशरफ्त हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों की नीयत है कि वो बातचीत जारी रखेंगे। दोनों चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करें, और मेरे ख्याल में ये बातचीत ख़त्म नहीं होगी बल्कि इसमें पेशरफ्त होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तज्ज़ियाकार अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।